मैं तुम्हें अब तक नहीं समझ सका सीता, मैंने चाय का घूंट लेते हुए कहा। सीता ने चाय बड़ी खुश जायका बनाई थी। डोडवा से जम्मू तक तुम एक बुज़दिल लड़की साबित हुई थी। जम्मू में मानसर झील पर तुमने राइफल चलाने की हद तक कुछ बहादुरी का सबूत दिया, लेकिन इसके बाद तुम फिर पहले जैसी लड़की नजर आने लगी, डरी डरी और सहमी सहमी सी। लेकिन यहाँ मैंने तुम्हारा एक मुख्तलिफ रूप देखा है। तुमने जिस बेदर्दी से पहले कैप्टन गोपाल को इसकी मर्दानगी से महरूम किया और बाद में जिस तरह इसके शरीर में गोलियां पेवस्त की, वो सब मेरे लिए बहुत ही हैरान कुन है। और सबसे अहम बात, मैंने कहते हुए उसके चेहरे पर नजरें जमा दी, तुमने कैप्टन गोपाल से कहा था कि मुझे पकड़ने के लिए ही कश्मीर गई थी और बड़ी खूबसूरती से मुझे घेर कर यहाँ ले आई। मुझे अब तुम पर शुबा होने लगा है। तुम कौन हो सीता? वो तो हरगिज़ नहीं हो जो अब तक अपने आप को जाहिर करती रही हो। मैं तुम्हारी असलियत जानना चाहता हूँ। मेरी असलियत, सीता ने कहते हुए दोनों पैर सामने को फैला दिए। वो बेड की पुश्त से टेक लगाए बैठी थी और उसके जिस्म पर शबखाबी का बारीक लिबास था, जिससे कहीं कहीं उसका जिस्म झलक रहा था। मेरी असलियत जानना चाहते हो तो सुनो। उसने मेरे चेहरे पर नजरें जमा दी। मैं भारतीय इंटेलिजेंस रॉ की एजेंट हूँ। क्या मैं उछल पड़ा? यह सच है। सीता के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। ये कॉलेज के ज़माने की बात है। एक रोज़ कॉलेज ही में शैताब नामी औरत से मेरा सामना हो गया। वो आनंद नामी किसी लड़के के बारे में पूछ रही थी। आनंद मेरी ही क्लास में पढ़ता था, लेकिन उस रोज़ वो कॉलेज नहीं आया था। न जाने क्यों मुझे उस औरत पर शुबा सा हुआ और मैंने इसका पीछा करना शुरू कर दिया। मैं 2 दिन तक उसकी निगरानी करती रही। इस दौरान आनंद ने भी कम से कम 3 मरतबा उससे मुलाकात की थी और ये मुलाकातें नहायत पुरस्रार अंदाज में जयपुर से बाहर अंबर के पुराने महल्लात में हुई थी। न जाने क्यों इस औरत पर मुझे शुबा बढ़ता गया। मैंने सरसरी से अंदाज में आनंद से उस औरत के बारे में दरियाफ्त किया तो इसने साफ इनकार कर दिया कि वो किसी औरत को नहीं जानता। बकौल इसके पिछले कई रोज से किसी औरत से उसकी मुलाकात नहीं हुई थी। मेरा शुबा बढ़ता गया। वो औरत 3 दिन बाद गायब हो गई। 1 महीने बाद वो औरत मुझे दोबारा नजर आ गई। मैंने फिर इसकी निगरानी शुरू कर दी। इस मरतबा वो आनंद से मिलने कॉलेज नहीं आई, लेकिन अगले ही रोज मैंने आनंद को इसके साथ देख लिया। वो एक गैर मारूफ से रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। आनंद की उम्र 22 के लगभग थी, जबकि वो औरत 40 के करीब थी। मुझे इन दोनों की इस तरह छुप छुप कर मिलने पर हैरत हुई। इसमें शुबा नहीं कि 40 की होने के बावजूद वो औरत बेहद हसीन थी, लेकिन हैरत तो मुझे आनंद पर थी। वो तो जवान और खूबसूरत लड़कियों का दिलदादा था। एक 1.5 उम्र औरत के चक्कर में किस तरह फंस गया था। मुझे कुछ गड़बड़ का एहसास हो रहा था। मैंने उसकी निगरानी जारी रखी और तीसरे रोज उन दोनों का पीछा करती हुई निर्दानी मार्ग के इलाके में वाक़ई एक बंगले तक पहुंच गई। उनके आने से पहले वो बंगला मुकम्मल तौर पर तारीकी में डूबा हुआ था, लेकिन फिर रोशनी नजर आने लगी। मैं किसी न किसी तरह दीवार फांद कर अंदर पहुंच गई। मैं दबे कदमों बंगले की इमारत के साथ घूमती हुई उस खिड़की के सामने पहुंच गई जहां रोशनी हो रही थी। वो बेडरूम था। उस कमरे में आती ही शैताब नामी उस औरत ने साड़ी उतार दी थी। इसके जिस्म पर सिर्फ मुख्तसर सा ब्लाउज और पेटीकोट था। आनंद उनके सामने खड़ा भूखी नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। उस औरत ने अपनी बाहें फैला दी। आनंद वालियाना अंदाज में उससे लिपट गया और वो दोनों बेड पर गिर गए। और फिर वहाँ जो कुछ हुआ मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकी। वो शैतानी खेल था जो बड़ी गर्मजोशी से खेला जा रहा था। मैं अगरचे उस वक़्त खिड़की के सामने से हट गई थी, लेकिन अपने आप में अजीब सी सनसनी महसूस करने लगी। मेरे सीने में अंगारे भर गए थे और दिमाग में आंधियाँ सी चलने लगी। पता नहीं कितनी देर गुजरी थी और फिर बातों की आवाज़ सुनकर जैसे होश में आ गई। मैंने उठकर दोबारा खिड़की से झांका तो इस मरतबा एक और सनसनीखेज मंजर देखने को मिला। वो दोनों बेड पर बैठे हुए थे। उनके बीच सिगरेट के पैकेट की बराबर एक डिबिया रखी हुई थी, जिसमें कई बटन लगे हुए थे और एंटीना की तरह एक तार बाहर निकली हुई थी। शैताब नामी वो औरत आनंद को इस डिबिया के बारे में कुछ बता रही थी और आनंद बार बार इस तरह सर हिला रहा था जैसे वो इसकी बात समझ रहा हो। फिर शैताब उठकर अलमारी के करीब चली गई। अलमारी खोलकर उसने वेलवेट के कवर वाली डिबिया निकाल ली, जो हुजम में पहली डिबिया के बराबर थी। और ये खूबसूरत टाई पेन है तुम्हारे पिताजी के लिए। शैताब की आवाज़ मेरी समाज से टकराई। 3 दिन बाद तुम्हारे पिताजी की सालगिरह है और तुम जानते हो वो अपनी सालगिरह हमेशा घर वालों के साथ मनाते हैं। इस बार भी वो 1-2 दिन की छुट्टी लेकर जैसलमेर से यहाँ ज़रूर आएंगे। तुम ये टाई पेन उन्हें सालगिरह के तोहफे के तौर पर दोगे। शैताब ने डिबिया खोलकर वो टाई पेन आनंद को दिखाई और इसे डिबिया में रखकर डिबिया आनंद के हवाले कर दी। इसके बाद वो देर तक बातें करते रहे। शैताब ने आनंद को एक बार फिर दूसरी डिबिया के बारे में समझाया, जिसमें एंटीना और बटन लगे हुए थे। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि वो किसी किस्म का ट्रांसमीटर था और इसके बाद फिर वही शैतानी खेल शुरू हो गया, जिसे देखने की मुझ में ताब नहीं थी। मैं वहाँ से हट गई और दबे कदमों चलते हुए दीवार फांद कर बंगले से बाहर आ गई। मेरे दिमाग में इस वक्त सनसनाहट हो रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। शैताब ने आनंद को वो ट्रांसमीटर क्यों दिया
और उसके पिताजी के लिए टाइप इन क्यों दी थी। दफातन मेरे दिमाग में धमाका सा हुआ। आनंद के पिताजी फौज में कर्नल थे और जैसलमेर छावनी में ड्यूटी दे रहे थे। मैंने कुछ जासूसी कहानियां पढ़ रखी थी और बाज़ फिल्मों में भी ऐसी चीज़ें देख रखी थी और अब मुझे ये सब कुछ देखकर यकीन हो गया कि ये भी कोई जासूसी ही का चक्कर है। वो शैताब नामी औरत दुश्मन की एजेंट थी और उसने आनंद को भी अपने जाल में फंसा लिया था। आनंद के पिताजी फौज में कर्नल थे और जैसलमेर छावनी में तैनात थे, जहाँ से पाकिस्तान की सरहद 50-60 मील से ज़्यादा नहीं। मैं वो रात सो नहीं सकी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। अगर मैं ये बात पुलिस को बताती तो कोई फ़ायदा न होता। पुलिस का काम करने का तरीका कुछ ऐसा है कि वो काम कम और शोर शराबा ज़्यादा करते हैं। वो शैताब को पकड़ तो लेते लेकिन कुछ ले देकर छोड़ देते। दूसरे दिन शबाब फिर गायब हो गई। उस बंगले पर ताला पड़ा था। अगले रोज़ आनंद कॉलेज नहीं आया। सालगिरह वाले दिन उसके पिताजी भी जयपुर पहुंच गए। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मेरे जहन में गोपाल का ख्याल उभरा। वो नया नया फौज में गया था और इन दिनों अकेडमी में था। उससे रब्ता करना मुश्किल था। मुझे अपने एक और रिश्तेदार का ख्याल आया, वो भी फौज में ऑफिसर था। मैंने फ़ोन पर उससे बात की। वो उसी रोज़ जैसलमेर से जयपुर आया था। उसी रोज़ बड़ी राजदारी से आनंद को हिरासत में ले लिया गया और उसके पिताजी को तोहफे में दी जाने वाली टाइप इन भी कब्जे में ली गई। इस टाइप इन के अंदर एक बहुत नन्हा सा और बहुत ताकतवर ट्रांसमीटर पोशीदा था। उस ट्रांसमीटर के जरिए दुश्मन हमारी फौजी ऑफिसरों की बातें सुनते रहते और सरहद पर इंडियन फौज की सरगर्मियों से आगाह रहते। आनंद को उस राजदारी से हिरासत में लिया गया था कि किसी को पता भी नहीं चल सका। उसके कब्जे से वो ट्रांसमीटर भी बरामद कर लिया गया जो शैताब ने उसे दिया था। पूछगछ के दौरान आनंद ने बताया कि शैताब से उसकी मुलाकात चंद महीने पहले ही हुई थी। उसने उसे अपने हुस्न और शबाब के जाल में फंसा लिया और पैसों का लालच भी दिया। ये ट्रांसमीटर उसे इसलिए दिया गया कि वो अपने पिताजी से हासिल होने वाली मालूमात के बारे में उसे आगाह करता रहे। आनंद ने शैताब के बारे में बताया कि वो दिल्ली की रहने वाली है। उसके बताए हुए पते पर दिल्ली में छापा मारा गया, लेकिन शैताब को शायद आनंद की गिरफ्तारी की खबर मिल चुकी थी। वो रोपोश हो गई और उसका कोई सुराग नहीं मिला। सीता खामोश हो गई, चलने में इधर उधर देखती रही, फिर बोली, इस वाक़े के चंद रोज़ बाद 2 आदमियों ने मुझसे रब्ता किया। वो इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के ऑफिसर थे। वो मुझे अपने दफ्तर में ले गए जहाँ 2 और बड़े ऑफिसरों से मेरी मुलाकात कराई गई। उनमें एक औरत भी थी। रॉ को पता चल गया था कि मेरी वजह से इंडियन फौज के खिलाफ एक बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। उनके ख्याल में मेरे अंदर वो तमाम तर सलाहियतें मौजूद थीं जो रॉ की एक एजेंट में होनी चाहिए थी। उन्होंने मुझे एजेंसी के लिए काम की पेशकश की और ये वादा भी किया कि मेरी तालीम का हरज नहीं होगा। जब तक मैं तालीम से फारिग नहीं हो जाती मेरी तरबियत का सेशन जारी रहेगा और तालीम से फारिग होने पर मैं मुकम्मल तौर पर तरबियत हासिल कर चुकी होंगी। रॉ के बारे में मैं बहुत कुछ सुन चुकी थी। उनके एजेंट न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पाकिस्तान और पूरी दुनिया में फैले हुए थे। मैंने ये पेशकश कबूल कर ली और फिर रफ्ता रफ्ता मुझ पर बहुत से इंकशाफात होते चले गए। इसराइली मौसाद को दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी समझा जाता है, लेकिन रॉ उसके भी कान काटने लगी है। पाकिस्तान और कश्मीर के हवाले से रॉ की पॉलिसी बहुत मुख्तलिफ है। इसराइली मौसाद इस सिलसिले में रॉ से भरपूर ताउन कर रही है। न सिर्फ रॉ के एजेंटों को इसराइल में तरबियत दी जाती है बल्कि मौसाद के एजेंट यहाँ भी रॉ के एजेंटों को तरबियत देते हैं। पाकिस्तान में तखरीबकारी और दहशतगर्दी के लिए राजस्थान में कई ऐसे कैंप कायम हैं जहां दहशतगर्दों को तरबियत दी जाती है। पाकिस्तान से इन नौजवानों को यहाँ लाया जाता है जो किसी न किसी वजह से अपने लोगों और अपनी हुकूमत से नाराज़ हैं। ऐसे लोग बड़ी आसानी से लालच में आकर रॉ के एजेंटों के हाल लग जाते हैं। यहाँ इनकी ब्रेन वॉशिंग करके इनके दिलो दिमाग में पाकिस्तान के खिलाफ शदीद नफरत भर दी जाती है और मौसाद और रॉ के एजेंट इन्हें तखरीबकारी और दहशतगर्दी की तरबियत देते हैं। इसके बाद इन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाता है जहाँ वो बेदर्दी से अपने लोगों पर मौत बरसाते हैं, बमों के धमाके करते हैं और तबाही और बर्बादी फैलाते हैं। बहरहाल वो एक बार फिर खामोश हो गई। उसने अपनी एक टांग समेट कर घुटना ऊपर उठा लिया। इस तरह उसकी टांग पर से कपड़ा हट गया और मैंने जल्दी से अपना रुख बदल लिया। तालीम ख़त्म होने के बाद मुझे रॉ की तरफ से बाकायदा असाइनमेंट दिए जाने लगी। मैं सरहद पार करके 2 मरतबा कराची भी जा चुकी हूँ। इधर मेरे घर वालों को बिल्कुल पता नहीं था कि मैं किन सरगर्मियों में मसरूफ़ हूँ। मैंने तो इन्हें यह भी खबर नहीं होने दी थी कि मैं रॉ के लिए काम कर रही हूँ। इस दौरान गोपाल सिंह मेरा कज़न 2nd लेफ्टिनेंट की हैसियत से फ़ौज में अपनी ड्यूटी संभाल चुका था। कुछ अरसे बाद उसे कश्मीर भेज दिया जाना था जहाँ वो लेफ्टिनेंट बन गया। मैंने उन दिनों एजुकेशन का एक स्पेशल कोर्स शुरू कर दिया था। मेरा एक मुसलमान दोस्त सलीम इस सिलसिले में मेरी मदद कर रहा था। गोपाल कश्मीर से वापस आ चुका था। एक रोज़ वो हमारे घर आया और मैं अकेली थी। उसके दिल में हवस जाग उठी
और उसने मुझे दबोच लिया। उसने मुझे रौंद डाला और फिर सलीम भी आ गया। गोपाल को उसने बुरा भला कहा तो गोपाल ने उल्टा उसी को फंसा दिया। पहले खुद उसे मारा पीटा, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने सलीम पर इतना तशद्दुद किया कि वो ख़त्म हो गया। मैं अगर चाहती तो अपनी राह के ताल्लुकात बरोएकार लाकर गोपाल को न सिर्फ फौज से निकलवा देती बल्कि उसे सड़ने के लिए ज़िंदगी भर के लिए जेल में भी डलवा देती। लेकिन मैं खुद उससे इंतकाम लेना चाहती थी और मौके की तलाश में रहने लगी। उन्हीं दिनों कश्मीर के हवाले से तुम्हारा और अंगूरी का बड़ा शोहरा था। तुम दोनों कश्मीर में भारतीय फौज को पे दर पे नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचा रहे थे और तुम लोगों की जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी के लिए फौज और हिंद सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए के इनामात मुकर्रर किए गए। बिलाखिर तुम दोनों की गिरफ्तारी के लिए एक नई पॉलिसी इख्तियार की गई। मुझे कश्मीर और तुम्हारे बारे में ब्रीफिंग देकर कश्मीर भेज दिया गया। मंसूबा ये था कि मैं मुजाहिदा के रूप में किसी न किसी तरह तुम तक रसाई हासिल करूंगी और तुम्हें किसी चक्कर में फंसा कर वहाँ से निकाल लाऊं। मुझे बताया गया था कि कश्मीरी मुसलमान कश्मीर में आबाद हिंदुओं पर बेपनाह मुजालिम ढा रहे हैं। वो हिंदुओं को वादी से निकाल देना चाहते हैं। उनकी बस्तियों को आग लगाई जा रही है, उनके अमलाक पर कब्जा किया जा रहा है और उनका कत्लेआम हो रहा है। हिंदू अपना सब कुछ छोड़कर वहाँ से भागने पर मजबूर हो रहे हैं। पुलिस हिंदुओं की जानो माल की हिफाजत करने में नाकाम हो गई तो उनकी रक्षा के लिए फौज भेजी गई। कश्मीरी मुसलमान खुली बगावत पर उतर आए। उन्होंने फौजी कैंपों और काफिलों पर हमले शुरू कर दिए। इस सिलसिले में उन्हें पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत हासिल है। पाकिस्तान उन्हें धड़ाधड़ असला फराहम कर रहा है। गोपाल सिंह ने जयपुर में मेरे साथ जो कुछ किया था उससे नफरत हो गई थी और फिर वो मज़े ले लेकर बताता रहा था कि वो कश्मीर में किस तरह मुसलमान औरतों को अपनी हवस का निशाना बनाता जा रहा था। और मैंने कश्मीर में अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा तो भारतीय फौजियों से मेरी नफरत दो चंद हो गई। लेकिन मैं एक मिशन पर निकली हुई थी। सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बावजूद मैंने तहिया कर रखा था कि तुम तक ज़रूर पहुंचूंगी। मैं डोडा में अपने मामा के गांव में थी तो अंगूरी की हलाकत की खबर मिली और ये भी पता चला कि तुम जख्मी होकर भागने में कामयाब हो गए हो। इससे सिर्फ एक रोज़ पहले मैंने चाचा कुर्बान अली के साथ डोडा में एक मुसलमान मुजाहिद से मुलाकात करके इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि मैं इसकी तहरीक में शामिल होना चाहती हूँ। लेकिन उसे पता चल गया था कि मैं हिंदू हूँ। मैंने भी अपना धर्म नहीं छुपाया था। उसने ये कहकर साफ इनकार कर दिया कि कोई हिंदू कश्मीरी मुसलमान हो और उनकी तहरीक का कितना ही हमदर्द क्यों ना हो उसे तहरीक में शामिल नहीं किया जाता। और फिर अगले रोज़ तुम मुझे बेहोशी की हालत में मिल गए। तुम शदीद ज़ख्मी थे। मैं तुम्हें गार में ले गई। मेरे दिल में एक उम्मीद पैदा हो गई। मेरा ख्याल था कि मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगी, तुम्हारी सेवा करूंगी और इस तरह शायद मैं तुम्हारी तवस्सुत से तुम्हारी पार्टी और फिर शमरोज़ तक पहुंचने में कामयाब हो जाऊं। लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम ही शमरोज़ हो तो मुझे अपनी किस्मत पर रश्क आने लगा। मैंने सोचा था कि अपनी मामा की मदद से तुम्हें वहाँ से निकाल लाऊंगी। लेकिन न जाने क्या बात थी कि तुम्हारे खिलाफ कोई कदम उठाने को दिल नहीं चाह रहा था। चंद रोज़ बाद ही मेरे अंदर यह एहसास जाग उठा कि मैं तो तुमसे प्रेम करने लगी हूँ। प्रेम की ताकत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत तस्लीम किया गया है। इसे कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। ये प्रेम ऐसा जज्बा है जो ना तो दीन धर्म को देखता है ना ही दोस्त और दुश्मन में तफरीक करता है। और फिर मैंने फैसला कर लिया कि तुम्हें वहाँ से निकालूंगी तो ज़रूर, लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह मंसूबा बनाया गया था। और फिर उस रोज़ जब चश्मे के करीब मुझे 2 हिंदू फौजियों ने घेर लिया, हिंदू फौजियों से मुझे और भी नफरत हो गई। और जिस तरह तुमने अपनी जान पर खेल कर उन 2 भेड़ियों से मेरी इज़्ज़त और जान बचाई उससे मेरे मन में तुम्हारी इज़्ज़त बढ़ गई। कुदरत भी मेरा साथ दे रही थी। ऐसे हालात पैदा होते रहे कि हम दोनों वहाँ से दूर हटते चले गए और बिलाखिर मैं तुम्हें यहाँ तक लाने में कामयाब हो गई। लेकिन मेरा इरादा हरगिज़ ये नहीं था और न है कि तुम्हें सरकार के हवाले करूँ। लेकिन मैंने सीता के खामोश होने पर उसके चेहरे पर नज़र जमाते हुए कहा, तुम तो कैप्टन गोपाल को यहाँ लेकर आ गई और बड़े फ़ख्र से उसे बताया कि कश्मीर के सबसे ख़तरनाक अगरवादी को पकड़ कर ले आई हूँ। ऐसा करना मेरी मजबूरी थी। सीता मुस्कुराई। कैप्टन गोपाल को किसी तरह पता चल गया था कि मैं रॉ के लिए काम कर रही हूँ और किसी अहम मिशन पर कश्मीर गई हुई हूँ और फिर मैंने उससे अपना इंतकाम भी लेना था। मैं अपनी इस तौहीन को नहीं भूली थी। मेरा सीना अब भी इंतकाम की आग में जल रहा था। इसे कोई चारा डालना ज़रूरी था। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर मुस्कुराते हुए बोली, कैप्टन गोपाल इस वक्त ऑफिसर्स मेस में था। मैंने उसे पैगाम भेजकर अलग बुलवा लिया। वो मुझे देखकर चौंक गया। कई महीनों बाद हमारा सामना हुआ था। उसके सीने में एक बार फिर हवस जाग उठी थी। हम ऑफिसर्स मेस के एक अलग कमरे में बैठे रहे। वो मेरे साथ अपनी शाम रंगीन बनाना चाहता था। वो जल्द से जल्द मेरे कपड़े उतारना चाहता था और जब मैंने इसे तुम्हारे बारे में बताया तो वो उछल पड़ा। मैंने उसे बताया कि मैं इस मिशन पर कश्मीर गई थी। अगर मैं शमरोज़ को खामोशी से रॉ के हवाले कर दूं तो कुछ मज़ा नहीं आएगा। मैंने उसे लालच दिया कि अगर शमरोज़ को इसके तवस्सुत से सरकार के हवाले किया जाए तो इसे प्रमोशन भी मिल सकती है। इस तरह वो आसानी से मेरी चाल में आ गया और यहाँ आकर जो कुछ भी हुआ वो सब तुमने देख लिया।
ये नाटक रचाने की क्या ज़रूरत थी? मैंने उसकी तरफ देखा। नाटक तो ये खुद ब खुद बन गया है। मैं तो इसे सिर्फ फांस कर यहाँ लाना चाहती थी। सीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। एक बात और, मैंने उसके चेहरे पर नज़र जमाते हुए कहा, हनुमानगढ़ में वो आदमी कौन था जिसकी लाश? और सीता ने मेरी बात काट दी। इसके होंठों पर मुस्कुराहट गहरी हो गई। तुम अभी तक उस वाक़ये को भूले नहीं हो? मेरे ज़हन में खलिश है। मैंने कहा, वो आदमी कौन था और तुम उस रात कमरे से निकल कर कहाँ गई थी? और उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। तो तुम्हें मालूम था कि मैं रात को कमरे से बाहर गई थी? मेरी आँख खुल गई थी। मैंने जवाब दिया, तुम कमरे में नहीं थी। मुझे नहीं मालूम था तुम कितनी देर पहले बाहर गई थी, लेकिन मेरी जाग जाने के 10-12 मिनट बाद नहायत खामोशी से वापस आई थी। और फिर सुबह ये सनसनीखेज़ इंकशाफ हुआ कि गेस्ट हाउस में एक कत्ल हो गया है और मकतूल का गेस्ट हाउस से भी कोई ताल्लुक़ नहीं था। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, वो कौन था और तुमने इसे कत्ल क्यों किया था? तो गोया तुम्हें अब भी शुबह है कि इस आदमी को मैंने कत्ल किया था, सीता बोली। उसके होंठों पर बदस्तूर मुस्कुराहट खेल रही थी। शुबह नहीं, यकीन है, मैंने जवाब दिया। सुबह मैंने कमरे के कालीन पर सुर्ख मिट्टी देखी थी जो तुम्हारी चप्पलों के साथ अंदर आई थी। हम खाने के लिए जब सामने वाले लॉन में गए थे तो तुमने जोगर्स पहने हुए थे और फिर इस तरह कहीं मिट्टी नहीं थी। गेस्ट हाउस की पिछली तरफ कच्ची मिट्टी है और मिट्टी सुर्ख है और कमरे में वो सुर्ख मिट्टी तुम्हारी चप्पलों के साथ आई थी। और बहुत गहरा मुशाहिदा है तुम्हारा। सीता के होंठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। हाँ, यही कह लो। मैंने कहा, वो कौन था और तुमने इसे कत्ल क्यों किया था? वो रॉक एजेड गौतम था। सीता ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानता था और इसे ये भी मालूम था कि मैं किस मिशन पर कश्मीर गई हूँ। उसने मुझे देख लिया था। उसे शुबा था कि मेरे साथ शमरोज़ के अलावा कोई नहीं हो सकता। उसने वेटर के ज़रिए पैगाम भेजकर मुझे अलग बुला लिया। उस वक़्त मैं भी उलझन का शिकार थी कि वो कौन है जिसने मुझे इस कदर राजदारी से अलग बुलाया है। लेकिन जब मैं पौधों की दूसरी तरफ पहुंची तो गौतम को देखकर परेशान हो गई। वो बड़ा हरामी आदमी था। उसके ज़रिए हमारी आमद की इत्तला हमसे पहले जैसलमेर और जयपुर पहुंच सकती थी और मुमकिन था कि हमें रास्ते में ही घेर लिया जाता या हमारी निगरानी शुरू हो जाती। उसे शुबा था कि मेरे साथ शमरोज़ है, लेकिन मैंने इसे बताया कि शमरोज़ को एक होटल में ठहराया गया है। गौतम मुझसे कुछ तलब कर रहा था। इसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उसका मुतालबा पूरा न किया तो वो रात ही रात में शमरोज़ को तलाश करके मौत के घाट उतार देगा और मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। मैंने उसे रात 3 बजे गेस्ट हाउस के पीछे एक हिट में बुला लिया और गला घोंट कर उसे हलाक कर दिया। अगर वो बचकर निकल जाता तो हमारे लिए बहुत सी परेशानियां हो सकती थीं और मैं नहीं चाहती कि फ़िलहाल तुम्हारे लिए मज़ीद परेशानियां पैदा हों। तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? मैंने उसके चेहरे पर नज़रें जमाते हुए कहा। तुम्हारे लिए, सीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैंने कहा था ना कि प्रेम में बड़ी ताकत होती है और मैं इस प्रेम शक्ति पर विश्वास रखती हूँ। वो चल में मुस्कुराती हुई नज़रों से मेरी तरफ देखती रही। फिर बेड से उतर कर वो मेरे सामने ज़मीन पर बैठ गई। इसने मेरे दोनों हाथ अपने हाथ में ले लिए और चेहरा उठाकर मेरी आंखों में झांकते हुए बोली, तुम भी एक बार, सिर्फ एक बार कह दो कि मुझसे प्रेम करते हो। बस एक बार कह दो। इससे पहले कि मैं कुछ कहता हवेली का फाटक ज़ोर ज़ोर से धड़धड़ाया जाने लगा। फाटक बदस्तूर धड़धड़ाया जा रहा था और रात के सन्नाटे में यह आवाज़ दूर तक फैल रही थी। कौन हो सकता है? सीता ने सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों से वहशत सी झलकने लगी थी। तुम जानो, मैंने कंधे उचकाए। मेरा तो यहाँ कोई जानने वाला नहीं है। तुम्हारा कोई चाहने वाला हो तो? ये मजाक का वक़्त नहीं है। सीता ने मेरी बात काट दी। रात को इस समय कौन हो सकता है? पुलिस भी हो सकती है, मैंने पुरसुकून लहजे में कहा। मुझे अपने आप पर हैरत हो रही थी कि मैं इस कदर पुरसुकून क्यों था। हालांकि इस किस्म की सूरत हाल में तो मुझे बदहवास हो जाना चाहिए था। 2 गोलियां तुमने इस हवेली के हॉल कमरे में चलाई थी। कैप्टन गोपाल यहाँ ज़िबा होते हुए बकरे की तरह बिलबिलाता भी रहा था। मुमकिन है इन गोलियों और कैप्टन गोपाल की चीखों की आवाज़ इस हवेली से बाहर न गई हो, लेकिन भागते हुए कैप्टन गोपाल पर गेट के करीब तुमने 3 गोलियां चलाई थी। इनकी आवाज़ सन्नाटे में दूर तक गूंजी थी। हो सकता है पुलिस स्टेशन करीब ही हो और आवाज़ थाने तक पहुंची हो। ये भी मुमकिन है कि गोलियों और कैप्टन गोपाल की चीखों की आवाज़ करीब की किसी हवेली में सुन ली गई हो और उन्होंने पुलिस स्टेशन फ़ोन कर दिया हो। ये मुमकिन नहीं, सीता बोली। गोलियों की आवाज़ बाज़गश्त पैदा करती हुई फ़िज़ा में फैली थी। इस तरह ये अंदाज़ा लगाना दुश्वार होता है कि गोली किस जगह से चलाई गई थी। अगर पुलिस नहीं तो कैप्टन गोपाल के दोस्त होंगे। मैंने कहा, तुम ऑफिसर्स में से गोपाल को बुला कर लाई थी। वहाँ तुम्हें किसी और ने भी देखा होगा। कैप्टन गोपाल के वापस न पहुँचने पर उन्हें तशवीश हुई होगी। हो सकता है वो इसके बारे में पूछने के लिए आए हों। मैं वहाँ सिर्फ एक अर्दली के सामने आई थी जिसे पैगाम देकर मैंने कैप्टन गोपाल को अलग बुला लिया था। किसी और की नज़र मुझ पर नहीं पड़ी थी। बहरहाल वो
अपनी अंदरूनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करते हुए बोली, सूरत हाल मखदूश भी हो सकती है, पर तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, परंतु एहतियात फिर भी ज़रूरी है। मैं बाहर जा रही हूँ, तुम ऐसी जगह खड़े रहना जहाँ से किसी हंगामी सूरत हाल पर काबू पाया जा सके। हम दोनों बेडरूम से बाहर आ गए। मैंने कैप्टन गोपाल वाला पिस्तौल उठा लिया, जो सीता ने साफ करके ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया था। इसमें से 5 गोलियां वो चला चुकी थी, 2-3 गोलियां ही बची होंगी, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं थी। खाली पिस्तौल भी किसी पर दहशत तारी करने के लिए काफ़ी होता है। बेडरूम में जाने से पहले सीता ने बड़े हाल की बत्ती बुझा दी। हाल में अंधेरा था। सीता मेरा हाथ पकड़े मुहतात अंदाज में चलती रही। मुझे भी अंदाज़ा था कि हाल में कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, लेकिन इसके बावजूद मैं एक कुर्सी से टकरा गया। घुटने पर चोट लगी और मैं बेख्तियार करा उठा। ख्याल से सीता ने मेरा हाथ दबाया, बत्ती जला दूं? नहीं, रहने दो, मैंने घुटना सहलाते हुए कहा। इसी दौरान गेट एक बार फिर धड़धड़ाया गया। अंदाज अब भी वही जारहाना था। लगता था जैसे कोई उजलत में हो। हम दोनों एक बार फिर आगे चल पड़े। बरामदे वाले दरवाजे के करीब मैंने सीता का हाथ छोड़ दिया और चंद गज दूर खिड़की के करीब पहुंच गया, जिसके सामने गहरे नीले रंग का दबीज पर्दा पड़ा हुआ था। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।